हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्लियर JIB CIB स्टूडेंट्स। आज हम आपके HRM का जो हमने मॉड्यूल C स्टार्ट किया था, ठीक है, उसका पार्ट 2 करने वाले हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 11 का, ठीक है। तो इससे पहले हमने इसी चैप्टर का एक लेक्चर रिलीज़ किया था, उसमें हमने क्या क्या देखा था उसका एक समरी देखते हैं एंड फिर आगे बढ़ते हैं। उसमें हमने देखा था कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। ये चैप्टर का नाम है द लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन में जब हम कुछ भी नया टेक्नोलॉजिकल चेंज ला रहे हैं या कुछ भी चेंज ला रहे हैं स्ट्रक्चर में, ताकि बिजनेस में प्रोग्रेस हो सके, तो उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें लर्न करना ज़रूरी है, चाहे वो मैनेजमेंट ने हो चाहे वो एम्प्लॉयज़ ने हो, ठीक है। ये सभी चीज़ें हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग में हमने HRM क्या होता है वो देखा, फिर ह्यूमन इम्प्लीकेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ठीक। ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, फिर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, फिर क्या क्या कॉमन चैलेंजेस जब आप नया कुछ भी इम्प्लीमेंट कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशन को फेस करने पड़ते हैं वो देखा। फिर मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ क्या होता है वो देखा। और उसके बाद में क्या क्या चीज़ें होती है जब आप कोई भी प्लान इम्प्लीमेंट करते हो। टोटली 4 स्टेप्स रहते हैं। एक तो अर्ली टर्मिनेशन होता है, तो मतलब प्लान इम्प्लीमेंट करने से पहले ही बंद होता है, ठीक है। सिर्फ प्लान बनाया लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं होता है। मेल्ट डाउन मतलब प्लान स्टार्ट किया, ठीक है, चेंज स्टार्ट किया प्रोसेस और बाद में बीच में बंद पड़ गया। फिर इंस्टॉलेशन में आप वो प्रोसेस अंडर प्रोसेस है, ये निगेटिव नहीं है, ये यहाँ पे कोई प्रोसेस बंद नहीं हो रहा है। आपने कुछ जैसे कि कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, आपने हार्डवेयर इंस्टॉल किया, ट्रेनिंग शेड्यूल इंस्टॉल किया, वर्क सेशन इंस्टॉल किया और चालू है, अंडर प्रोसेस है, तो वो इंस्टॉलेशन प्रोसेस का स्टेप होता है। और लास्ट है रियलाइजेशन, जिसमें सक्सेसफुली आपने जो भी नया चेंज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाया उसे सक्सेसफुली कंप्लीट किया, ठीक है। तो यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में देखा था स्टूडेंट्स। अभी यहाँ से हम देखते हैं कि ह्यूमन लैंडस्केप्स क्या होते हैं, ठीक है। आगे यहाँ से लर्निंग प्रोसेस की तरफ हम आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे, तो वहाँ से तक बढ़ने से पहले क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, वो देखते हैं। ह्यूमन लैंडस्केप्स, what differentiates those organizations that simply install new initiatives from those that are able to fully realize the hope for benefits is their ability to manage human landscapes, ठीक है। तो समझते ह्यूमन लैंडस्केप्स होता क्या है। एट इट्स मोस्ट बेसिक कोर, अ वर्क इन्वायरमेंट इज कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप्स ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स, दोज दैट आर इनर्ट, that is dealing with the things such as structures, policies, technology, strategy, capital and tools, and those that are human dealing such as things such as perceptions, assumptions, resistance, fears, aspirations, beliefs and values। तो जब आप ऑर्गेनाइजेशन में वर्क एनवायरनमेंट को कंसिडर करोगे या ऑर्गेनाइजेशन में कुछ न्यू इनिशिएटिव इंस्टॉल करने का सोचोगे, तो सबसे पहले आपको ज़रूरी होता है समझना वहाँ के ह्यूमन लैंडस्केप को आप कैसे मैनेज करोगे। अभी ह्यूमन लैंडस्केप ये टर्म समझने के लिए ज़रूरी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग एनवायरनमेंट कौन से 2 टाइप के बिल्डिंग ब्लॉक से बना है वो समझना। तो पहला बिल्डिंग ब्लॉक है इनर्ट। इनर्ट मतलब जो कि अंदर की भी चीज़ें जो कि थिंग्स है, जैसे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पे क्या क्या पॉलिसीज़ है, कैसी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, क्या स्ट्रेटेजीज यूज़ करके आप गोल अचीव कर रहे हो, कैपिटल कितना यूज़ हो रहा है, ठीक है, कहाँ से वो कैपिटल आप ले रहे हो, टूल्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें होती है इनर्ट के अंदर आती है। और दूसरी चीज़ें होती है ह्यूमन, मतलब जो कि एक्चुअली लोग काम कर रहे हैं ना वहाँ पे, ठीक है, जो कि ह्यूमन बींग्स काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़, तो उनके परसेप्शंस कैसे हैं, ठीक है, वो काम के टूवर्ड्स कैसे है। अगर कुछ नया चेंज आता है काम को तो उसको वो पॉजिटिवली अडॉप्ट करते हैं या नहीं, ठीक है, या रेजिस्ट करते हैं। उनके अजम्पशंस क्या है वाइल डूइंग द वर्क, ठीक है, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय का बैकग्राउंड अलग अलग होता है, ठीक है, चाहे वो कल्चरल बैकग्राउंड हो, चाहे एजुकेशनल बैकग्राउंड हो, ठीक है, चाहे थिंकिंग प्रोसेस हो। तो क्या वो काम को रेजिस्ट कर रहे हैं या वो पॉजिटिवली अडॉप्ट कर रहे हैं, क्या उनके अंदर कुछ फियर्स है, क्या कुछ एस्पिरेशंस है, क्या कुछ उनके गोल्स है, क्या कुछ बिलीव्स है, क्या जिनको वो पहले से ही एक अज्यूम्शन की तरफ मानते हैं और वही बिलीव्स पे डिसाइडेड, वही बिलीव्स को एक आधार मान के वो काम कर रहे हैं, क्या उनके वैल्यूज़ क्या क्या है, ठीक है, वो कौन सी चीज़ों पे बिलीव करते हैं वाइल डूइंग द वर्क, वाइल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सभी चीज़ें आती है ह्यूमन फैक्टर के अंदर, ठीक है। तो ईच वर्क एनवायरनमेंट हैज़ इट्स ओन कॉन्फिगरेशन ऑफ इनर्ट एंड ह्यूमन कंपोनेंट्स दैट फॉर्म अ यूनिक आइडेंटिटी और लैंडस्केप दैट डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम एनी अदर वर्क सेटिंग। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्किंग एनवायरनमेंट होता है ना स्टूडेंट्स, वो 2 तरीके के
चीज़ों से बनता है। पहला है इनर्ट और दूसरा है ह्यूमन कंपोनेंट, ठीक है। तो हमने अभी देखा इनर्ट के अंदर क्या क्या आते हैं, जैसे कि कुछ क्या पॉलिसीज़ हम यूज़ करें, क्या क्या पॉलिसीज़ पे काम कर रहे हैं, क्या स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का अंदर, ठीक है। फिर कौन सी टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटेजी, कैपिटल, मतलब अदर दैन ह्यूमन जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो सब इनर्ट के अंदर आती है और बाकी सब चीज़ें ह्यूमन के अंदर, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों को ना बेसिकली मैनेज करके जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको डेवलपमेंट करने के लिए चेंज लाना है, तो ये सब चीज़ों को कंसिडर करके आपको वो चेंज, नया कुछ इनिशिएटिव लाना है, कुछ नया टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना है ताकि मार्केट में ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, कंपनी टिके रहे। तो ये सभी चीज़ों पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। इसीलिए ह्यूमन लैंडस्केप ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे ये टॉपिक थोड़ा सा स्टूडेंट्स आई कैन अंडरस्टैंड, ये थोड़ा सा साइकोलॉजी की तरफ जा रहा है, थोड़ा वैल्यूज़ की तरफ जा रहा है, मतलब थोड़ा थियोरेटिकल हो रहा है। और थियोरेटिकल में भी आपको बेसिकली थोड़ा ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन थिंकिंग कि कैसे आप उस पर वर्क करके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ को मैनेज करके ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिवली न्यू इनिशिएटिव इनकलकेट कर सको और ऑर्गेनाइजेशन का, आपके बिजनेस का ग्रोथ कर सको। तो इस तरफ हम एक्चुअली अभी बढ़ रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझा स्टूडेंट्स। कुछ डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो। आगे देखते हैं। तो यही टॉपिक में भी हम डिटेल जाएंगे। द इनर्ट एस्पेक्ट्स आर आइसोलेटेड इंडिपेंडेंट फीचर्स ऑफ लैंडस्केप दैट हैव नो इनहेरेंट कनेक्शन टू वन अनदर। तो जो इनर्ट एस्पेक्ट्स है ना, मतलब कौन से पॉलिसीज़ है, टेक्नोलॉजी है, स्ट्रैटेजीज़ है, इनका एक्चुअली एक दूसरे से कुछ डायरेक्टली रिलेशन नहीं है। मतलब ये इंडिपेंडेंट है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। ये अलग अलग थिंग्स है, इंडिपेंडेंट है, अलग अलग फीचर्स है ह्यूमन लैंडस्केप के, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, चेंज इन सॉफ्टवेयर डज नॉट बाय इटसेल्फ ट्रिगर अ शिफ्ट इन अ वे बजट्स आर मैनेज। तो अगर कोई सॉफ्टवेयर में आपने चेंज लाया तो ज़रूरी नहीं वो डायरेक्टली किसी प्रोजेक्ट के बजट को इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। बजट इज़ अनदर थिंग, सॉफ्टवेयर इज़ अनदर थिंग, ठीक है। इट इज़ द ह्यूमन कॉम्पोनेंट ऑफ अ लैंडस्केप दैट प्रोवाइड्स ऑल लिंक्स, bonds and affiliations that exist within the work settings. Without human component, meaningful integration of various inert components would not exist. ये बहुत important है। देखिए क्या होता है, ये जो हम बोल सकते हैं कि नॉन लिविंग थिंग से रिगार्डिंग जो है ना, मतलब पॉलिसी है, स्ट्रेटेजी है, आप ऐसा ध्यान रखो, वो डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। लेकिन जब आप ह्यूमन कंपोनेंट को उसके बीच में लाते हो ना, तो वही ये इन सब चीज़ों को लिंक करता है, बॉन्ड करता है, एक दूसरे से लिंक करके वो काम करता है। जैसे कि जो ह्यूमन है, मतलब जो स्टाफ है ना, वो क्या करेगा, वो पॉलिसीज़ फॉलो करके काम करेगा, वो टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा, वो स्ट्रैटेजीज़ बनाएगा काम करने के लिए, स्ट्रक्चर्स जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है उसको फॉलो करके काम करेगा। फिर वो अपने कुछ अजम्पशंस बनाएगा, ह्यूमन मतलब कौन, एम्प्लॉय, कुछ परसेप्शंस करेंगे, ठीक है, कुछ बिलीव्स बनाएंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये अच्छा है, ये बुरा है, कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव, वो एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। तो उससे क्या होगा, अपने आप ये सभी जो चीज़ें ना इनर्ट के अंदर आती है जो, ठीक है, ये एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगी। तो लिंकिंग कॉम्पोनेंट कौन है, ह्यूमन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, a procedure could stand alone unaffected by a report showing declining quality, which would be completely detached from employee performance ratings, which would be unrelated to new IT system, which would be disconnected from implications from recent mergers. तो देखिए कैसे उन्होंने बताया यहाँ पे, देखो कंपनी की प्रोसीजर स्टैंड अलोन रहती है, वो किसी दूसरे चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं रहती, ना वो चेंज होती है कोई कंपोनेंट को देख के। वैसे ही जो रिपोर्ट रहता है किसी पर्सन का जो कि डिक्लाइन क्वालिटी कर रहे हैं, ठीक है, वो डिफरेंट रहता है दैन प्रोसीजर ऑफ द कंपनी। देन एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस रेटिंग रहता है, वो एक अलग फैक्टर रहता है, उसका रिपोर्ट से, कंपनी का जो भी डिक्लाइनिंग क्वालिटी का रिपोर्ट है उससे कुछ भी रिलेशन नहीं है। देन अगर न्यू IT सिस्टम इंस्टॉल किया तो उसका कंपनी के एम्प्लॉय परफॉर्मेंस रेटिंग से कुछ भी रिलेशन डायरेक्ट नहीं है, वो एक अलग पार्ट है। और ये एक दूसरे, जैसे कि अगर कुछ मर्जर भी हुआ तो वो मर्जर का डायरेक्टली इन सब चीज़ों से रिलेशन नहीं है, मतलब डायरेक्टली दे आर नॉट डिपेंडेंट एंड नॉट अफेक्टिंग ईच अदर, ठीक है। पीपल आर द ब्रिजिंग एजेंट्स बिटवीन देमसेल्व्स एंड ऑल इनर्ट फीचर्स ऑफ अ वर्क एनवायरनमेंट, एंड देयरफॉर इट इज ह्यूमन लैंडस्केप that is most crucial to the success or failure of efforts to change the way of organization functions. तो मतलब ये सभी चीज़ें अपने आप में एक दूसरे से कनेक्ट नहीं करती, ठीक है, एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करती।
भले ही वो कनेक्टेड हो लेकिन वो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करती। लेकिन जब उनके बीच में ह्यूमन फैक्टर आता है ना, पीपल आते हैं ना, तो वो एक तरीके का एजेंट का काम करते हैं और वो अपने आप एक दूसरे को ये फीचर्स के वर्क फीचर्स को लिंक कर देते हैं और कुछ ना कुछ परसेप्शंस अजम्पशंस बना लेते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। और यही जो ह्यूमन लैंडस्केप है ना, ये बहुत क्रूशियल फैक्टर माना जाता है ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए या फेलियर के लिए। अगर आप कुछ नया चेंज ला रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस के अंदर ताकि बिजनेस में ग्रोथ मिले, तो वो नया चेंज का इनिशिएटिव सक्सेस होगा या फेलियर होगा, ये डायरेक्टली डिपेंड करेगा वहाँ के ह्यूमन लैंडस्केप पे, ठीक है। वहाँ के लोग उसको कैसे अडॉप्ट करते हैं, कैसे सीखते हैं। तो वो सीखने की जो प्रोसेस है ना, वही आता है लर्निंग प्रोसेस के अंदर। यही हम चैप्टर में अभी पढ़ने वाले। लेकिन ये ह्यूमन लैंडस्केप वाले टॉपिक को ना यहाँ पे इन्होंने और थोड़ा डिटेल में एनालाइज किया है, वो देखते हैं क्या है। What new initiatives are introduced into work environment? They cause shockwaves or disruption. ठीक है। तो जब आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ नया इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस करते हो तो वो एक तरीके का शॉकवेव लाता है ऑफ डिस्ट्रप्शन। क्यों ऐसा होता है देखिए, these points of impact are physical and political locations where new entities, advances in technology, the new organizational structure, leadership changes, etc. are introduced and potentially affect people they touch. Around each point of impact is human landscape that reacts to and dictates the success of change being introduced. The degree to which a new initiative spreads through work environment or dies an early death is directly dependent on human dynamics reflected in these landscapes, how much commitment or resistance exists, how many other changes are competing the people's attention. तो समझिए पैसेज का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जब आप कोई भी नया इनिशिएटिव आपके वर्क एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस करते हो तो वहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के लिए वो एक तरीके का शॉक वेव ऑफ डिस्ट्रप्शन होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी वो एक पर्टिकुलर मेथड से, कुछ फिक्स मेथड से, फिक्स वे में फिक्स काम कर रहे होते हैं और सडनली आप उसमें कुछ नया चेंज लाते हो ना, तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। एक तरीके का उनके लिए शॉक रहता है। तो दो टाइप से वो अडॉप्ट कर सकते हैं वो नया चेंज। एक तो वो पॉजिटिवली उसको कमिटमेंट के साथ एक्सेप्ट करके, नया चेंज एक्सेप्ट करके नए वे में काम करेंगे, ठीक है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो सके। या दूसरा होता है कि वो रेजिस्ट करेंगे वो चेंज को। उससे क्या होगा, अगर वो रेजिस्ट करते हैं तो जो आपका नया इनिशिएटिव है ना, वो अर्ली डेथ मतलब पहले ही ख़त्म हो जाएगा। और अगर वो पॉजिटिवली एक्सेप्ट करते हैं तो वो इनिशिएटिव कंप्लीट होगा। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा बोला है कि द डिग्री टू विच न्यू इनिशिएटिव स्प्रेड्स थ्रू आउट अ वर्क एनवायरनमेंट और डाइज एंड अर्ली डेथ इज़ डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन डायनामिक्स रिफ्लेक्टेड इन दीज लैंडस्केप्स, चाहे वो कमिटमेंट हो चाहे वो रेजिस्टेंस हो, ठीक है। वाई द ह्यूमन डायनामिक्स अराउंड चेंज आर सो प्रॉब्लमैटिक? Human landscapes are breeding grounds for resistance because all initiatives designed to bring about change, by definition, interrupt the status quo. ठीक है, तो मतलब जब आप कोई भी चेंज लाते हो ना, तो वो ह्यूमंस के लिए इतना प्रॉब्लमेटिक क्यों होता है? क्योंकि मैंने अभी आपको बोला वो एक कुछ फिक्स वे में काम कर रहे होते हैं, ठीक है, जो कि उनका पहले से डिसाइडेड है, हाँ ऐसे ऐसे ये काम करना है डेली का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और सडनली आप अगर चेंज लाते हो तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ द केस में वो रेजिस्ट करते हैं स्टार्टिंग में। द ग्रेटर द प्रॉमिस ऑफ चेंज द मोर डिस्ट्रप्शन रिक्वायर, ठीक है। तो जितना वो चेंज एक्सेप्ट करने के लिए प्रॉमिस करेंगे उतना ही उनका एग्जिस्टिंग वर्क एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होगा, क्योंकि उनको चेंज करना पड़ेगा ना। डिस्पाइट विशफुल थिंकिंग टू द कॉन्ट्रारी, मोस्ट पीपल आर रिलक्टेंट टू डिस्टर्ब द रूटीन्स दैट हैव बीन फॉर्म इन देयर लाइफ्स। तो होता क्या है, मैक्सिमम पीपल जो ऑलरेडी उनका रूटीन वर्क रहता है ना, जो उन्होंने अपने लाइफ में सेट किया अपने जॉब में, दे आर रिलक्टेंट टू डिस्टर्ब, मतलब वो उसके लिए खुश नहीं होते वो डिस्टर्ब करने के लिए। वो उनको जो काम वो पहले से करे वो उसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं, सो दे डोंट वांट टू चेंज देयर वर्क रूटीन। वॉट पीपल रेजिस्ट इज़ नॉट टेक्नोलॉजिकल एंड अदर चेंजेस बट द चेंजेस इन सोशल रिलेशनशिप्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप इसके डिटेल में जाओगे ना, तो क्या पता चलता है, जो ह्यूमंस है ना, वो ना कि सिर्फ टेक्नोलॉजिकल चेंज के लिए या वर्किंग प्रोसेस चेंज के लिए वो रेजिस्ट कर रहे हैं, बल्कि
उनके जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मतलब एम्प्लॉयज़ के एक दूसरे के साथ, ठीक है, एक वर्क कल्चर के, एक ऑफिस वाले रिलेशंस रहते हैं, तो उसमें भी वो चेंज करने के लिए रिलक्टेंट रहते हैं, वो खुश नहीं रहते। क्यों? क्योंकि अगर नया कुछ मेथड आएगा, कुछ नया इनिशिएटिव आएगा उनको एक्सेप्ट करने के लिए, तो हो सकता है उनको एक जगह से दूसरी जगह जाके वो काम करना पड़े, या हो सकता है उनको नए लोगों के साथ, नए कल्चर के साथ, ठीक है, नए वे में काम करना पड़े। चाहे मतलब जो ऑलरेडी वो लोगों के साथ काम कर रहे हैं, एडजस्ट हो चुके हैं, जिनके साथ उनका अच्छा सोशल रिलेशनशिप भी है, सडनली वो भी चेंज हो सकता है। तो हो सकता है अगर किसी एक डिपार्टमेंट में दूसरे डिपार्टमेंट से किसी पर्सन के साथ अच्छा रिलेशन नहीं हो और उसको सडनली वो चेंज अडॉप्ट करने के लिए वो पर्सन के साथ काम करना पड़े, तो ये सभी चीज़ें इम्पैक्ट करती है कि एम्प्लॉय उसको क्यों रेजिस्ट करते हैं, ठीक है, जो चेंज ला रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एम्प्लॉयज़ एज अ ह्यूमन बींग्स आर एडिक्टेड टू द एस्टैब्लिश हैबिट्स एंड देन ऑफन क्लिंग टू देम इवन व्हेन डूइंग सो अनप्रोडक्टिव और वर्स और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। तो इसीलिए ह्यूमंस इतने एडिक्टिव हो जाते हैं हैबिट्स के लिए, मतलब डेली का रूटीन, मैंने अभी आपको बोला, दे बिकम कंफर्टेबल, दे बिकम एडिक्टेड इन डेली रूटीन, कि हाँ ये काम ऐसे ऐसे करना है, मुझे रोज़ इसी वे में काम करना है। सो वो एक तरीके का कंफर्ट जोन में जाते हैं। तो इसीलिए कुछ जब नया चीज़ आता है तो वो ऐसे दिखाते हैं कि नहीं ये अनप्रोडक्टिव है, ये वर्स है, ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, इससे हमारा नुकसान होगा, ये हम नहीं फॉलो कर सकते, ठीक है। स्टार्टिंग में वो रेजिस्ट करते हैं, ठीक है। क्यों रेजिस्ट करते हैं इसके सब रीजंस अभी यहाँ पे हमने डिस्कस किए पैराग्राफ में, ओके। दिस रिलक्टेंस टू डिपार्ट फ्रॉम द फैमिलियर मेक्स इट डिफिकल्ट टू ब्रिंग अबाउट ट्रू ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो उनका रिलक्टेंस है ना, ये जो उनका रेजिस्टेंस है, ये एक तरीके का डिफ़िकल्टी बन जाता है ऑर्गेनाइजेशन में अगर कुछ ग्रोथ के लिए अच्छा नया ट्रांसफॉर्मेशन लाना होता है तो। इवन एग्जीक्यूटिव्स हु सैंक्शन व्हाट दे से आर इम्पॉर्टेंट चेंजेस ऑफन होप टू समहाउ अकम्प्लिश देयर इंटेंशंस विदाउट हैविंग टू पर्सनली लीव देयर कंफर्ट जोन। तो वही हमने बोला कि वो अपना कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहते, तो इसलिए वो रेजिस्ट करते हैं। फर्दरमोर, इवन इफ लीडर्स आर अट्यून टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन लैंडस्केप्स, they often lack the knowledge and tools to deal with these issues adequately। तो होता क्या है, जो लीडर्स भी रहते हैं ना, उनके पास भी नॉलेज नहीं रहता कि ये जो ह्यूमन टूल्स रहते हैं ना, कि ह्यूमंस से कैसे काम करवा के लिया जाए, और अगर कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंज ट्रांसफॉर्मेशन लाना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ह्यूमंस कैसे उसको अच्छे से अडॉप्ट करें। अगर ह्यूमंस के इश्यूज़ आ रहे हैं जिससे कि वो रेजिस्ट कर रहे हैं, वो रिलक्टेंट है, तो उससे कैसे डील किया जाए, ये भी लीडर्स जो कि ये नए चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं उनको पहले सीखना ज़रूरी होता है, तभी तो वो सक्सेसफुली वो अडॉप्ट कर पाएंगे। वेदर डन बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, अवॉइडेंस और इनेप्टनेस, द ह्यूमन लैंडस्केप्स दैट सराउंड इम्पॉर्टेंट बिजनेस सॉल्यूशंस आर all too often left unattended or poorly addressed, and when this happens the landscapes become incredibly effective at undermining and preventing projects from achieving their full potential, okay। तो इसीलिए जो लीडर्स हैं ना, जिन्होंने ये डिसाइड किया कि ऐसे ऐसे चेंजेस हमें लाने हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उनको पहले ये समझना है कि एम्प्लॉई ये चेंज को क्यों इग्नोर करेंगे, क्यों अवॉइड करेंगे, वाई दे विल शो इनेप्टनेस, ठीक है, व्हाट आर द रीजंस। और अगर ये रीजंस उन्होंने लेफ्ट अनअटेंडेड, मतलब ये रीजंस को उन्होंने पहले से अटेंड करके समझ के डील करके नहीं एड्रेस किया, अगर पुअरली एड्रेस करते हैं, तो क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंजेस लाने हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लाना है ज़्यादा ग्रोथ के लिए, वो नहीं हो पाएगा, और ऑर्गेनाइजेशंस प्रोजेक्ट्स उसके फुल पोटेंशियल में अपना गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ के एम्प्लॉयज़ रेजिस्ट कर रहे हैं और ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन लाया है वो चेंज को अडॉप्ट करके नए वे से काम करने के लिए, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल चेंज हो, चाहे वो वर्किंग शेड्यूल हो, वर्किंग सेशन हो, ठीक है, वर्क कल्चर हो, कोई भी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन जिससे ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस को फ़ायदा होगा। लेकिन हाँ, एम्प्लॉयज़ को अपना एग्जिस्टिंग वर्क एनवायरनमेंट छोड़ के, अपना कंफर्ट जोन छोड़ के नए वे में काम करना सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए एम्प्लॉयज़ जो है ह्यूमन लैंडस्केप वाले फैक्टर के अंदर रेजिस्ट करते हैं। तो लीडर्स को ये पहले समझना ज़रूरी है कि इससे कैसे निपटा जाए, इससे कैसे डील किया जाए। अगर आप यही चीज़ों का पहले, जो लीडर्स है, जो ये नए ट्रांसफॉर्मेशन लाने का, जो टॉप मैनेजमेंट है, नए ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अगर उन्होंने ये फैक्टर्स को पहले एनालाइज करके सॉर्ट आउट कर लिया ना कि इससे कैसे डील किया जाए, तो कोई भी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाने से ऑर्गेनाइजेशन को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है।
Because of powerful influence, people and their reactions have on the success of change initiatives, it is vitally important for decision makers to ensure that human landscape encircling key business solutions are managed properly. Many leaders, however, choose instead to deal rather peripherally with or ignore altogether the people dynamics associated with major changes they attempt to implement. तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो डिसीजन मेकर्स है उनको ह्यूमन लैंडस्केप्स का स्टडी करना, समझना कि क्यों कैसे उसको मैनेज किया जाए, रादर टू डील इट पेरिफेरली इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग. ठीक है. The key to the problem is to understand the true nature of resistance. Much of the time it is because executives have not fully grasped the leadership today involves more than making the right decisions about what should be done. तो ये प्रॉब्लम से कैसे निपटा जाए, व्हाट इज़ द की टू हैंडल द प्रॉब्लम. पहले तो समझना होगा कि कौन से हद तक एम्प्लॉयज़ रेजिस्ट करते हैं, क्यों रेजिस्ट कर रहे हैं. तो इसीलिए पहले तो लीडर जो है, जो ये एम्प्लॉयज़ के अंदर चेंज, ये जो ऑर्गेनाइजेशन का ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है, उसको पहले खुद में लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना ज़रूरी है. राइट डिसीजन मेकिंग उसके अंदर होना ज़रूरी है कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसी वर्स्ट सिचुएशन आती है जहाँ पे एम्प्लॉय रेजिस्ट करते हैं, तो व्हाट शुड बी आवर नेक्स्ट स्टेप इन ऑर्डर टू सक्सेसफुली इनकलकेट दैट ट्रांसफॉर्मेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो अगर उसके खुद के अंदर ही लीडरशिप क्वालिटी नहीं रहेगी तो वो मैनेज नहीं कर पाएगा. इन एडिशन टू करेक्टली डिटरमाइनिंग द प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन, senior managers must also know how to orchestrate the human infrastructure and to ensure that there is enough support from the key people involved to actually achieve from two purpose of initiative. तो अगर इन सभी चीज़ों पे प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन लिया और सीनियर मैनेजर्स ने, जो भी टॉप मैनेजमेंट है, जो भी ये ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने एक्चुअली ये इनिशिएटिव डेवलप किया है, डिज़ाइन किया है, वो अगर ये ह्यूमन लैंडस्केप को, ये ह्यूमन वाले फैक्टर को, मतलब एम्प्लॉयज़ जो भी अगर सपोर्ट नहीं करेंगे, वो रेजिस्ट करेंगे अडॉप्ट करने के लिए चेंज, उसको एक बार समझ लिया ना, तो वही उन्होंने बार बार बात बोली है, तो आसानी से ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं. रिगार्डलेस ऑफ नेचर ऑफ इनिशिएटिव, रिड्यूसिंग द चेंज इनटू ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑलवेज अ रिसोर्स कंज्यूमिंग एक्टिविटी. ठीक है. तो अगर आपको चेंज लाना है ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑब्वियसली उसके लिए ज़्यादा रिसोर्स लगेंगे, जैसे कि कैपिटल, टाइम, एनर्जी, अटेंशन. ठीक है. क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ है उनका टाइम जाएगा नया चीज़ सीखने के लिए, उसमें ज़्यादा रिसोर्स यूज़ होंगे, कैपिटल यूज़ हो सकता है, एनर्जी ज़्यादा यूज़ होगी, अटेंशन यूज़ होगा. ठीक है. दीज रिसोर्सेज आर कॉरपोरेट असेट्स दैट अल्टीमेटली फॉल अंडर ओनरशिप ऑफ शेयर होल्डर्स. ऑल टू ऑफन हावेवर the promises made about impending change fail to actually translate into intended results. ठीक है. तो जो टॉप मैनेजमेंट है ना, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्रॉमिस करता है कि हाँ हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे, लेकिन अगर वो ये ह्यूमन वाले फैक्टर को, एम्प्लॉयज़ के फैक्टर को नहीं फोकस करेंगे, तो वो अपने प्रॉमिस को कंप्लीट करने में फेल होंगे चेंज लाने के लिए. यूजुअली दिस इज़ डन ड्यू टू द डिसीजन मेकर्स बीइंग डेंजरसली नाइवी अबाउट व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू द ऑर्गेनाइजेशन एज अ पार्ट ऑफ मेजर इनिशिएटिव सक्सेस. मतलब ये क्यों होता है, अगर वो फेल होते हैं तो कि वो खुद ही नए हैं ये सब चीज़ों से. ठीक है. तो वो क्या एनालाइज करके डिसीजन लेंगे कि कैसे डील किया जाए, तो उनको पहले एक्सपीरियंस होना, ये सभी चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है. दे शुड नॉट बी नाइवी, मतलब न्यू नहीं होने चाहिए. दिस इज़ यूजुअली मिसिंग आइदर इन अवेयरनेस दैट परफेक्टली थॉट आउट स्ट्रेटेजी अबाउट वॉट to do can still fall flat when not supported by the people being affected, and the tools and techniques needed to do successfully direct human aspects of project execution get overlooked. ठीक है. तो ये सभी चीज़ों पे फोकस करके ही आप फिर कोशिश करो कि कैसे सक्सेसफुली चेंज लाना है, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल चेंज हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन हो बिजनेस में ग्रोथ के लिए. तो पहले फैक्टर्स देखो, टूल्स टेक्निक्स निकालो कि कैसे पीपल उसको पॉजिटिवली एडॉप्ट करेंगे, निगेटिवली उसको रेजिस्ट नहीं करेंगे. ठीक है. और फिर बाद में सोचो कि हाँ आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा. अनदर इशू इनहिबिटिंग डिसीजन मेकर्स फ्रॉम फुलफिलिंग देयर चेंज रिलेटेड प्रोमिसेस is the assumption that burden of accountability for achieving their goals falls on the staff or consultants. तो दूसरा डिसीजन मेकर्स के पास एक प्रॉब्लम क्या होता है
कि उनको क्या लगता है अगर हमने चेंज लाना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उसकी जो अकाउंटेबिलिटी है ना, उसकी जो जिम्मेदारी है ना कि वो सक्सेसफुली अचीव होगा कि नहीं, वो जो स्टाफ उनको फॉलो करने वाले उनकी है या कंसल्टेंट्स उनको फॉलो करने वाले उनकी है, ना कि जो लीडर्स जो उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा सच नहीं है। Although internal staff can play a supporting role and external consultants can deliver sound recommendations, the decision makers carry greatest obligation for success. They are the ones who must ultimately ensure that surrounding human landscape is ready to support whatever needs to happen. तो मतलब क्या है, जो स्टाफ उसको फॉलो करने वाले हैं, ठीक है, जो वो चेंज को एक्सेप्ट करके अपना डेली रूटीन में काम में चेंज करके ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाले हैं, वो एक तरीके का सपोर्ट रोल प्ले करते हैं, चाहे वो स्टाफ हो चाहे वो एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स हो। वो रिकमेंड कर सकते हैं और वो एक तरीके का सपोर्टिव रोल करते हैं। लेकिन जो डिसीजन मेकर्स होते हैं ना, जो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, टॉप मैनेजमेंट, जो लीडर्स, उनका बहुत बड़ा हिस्सा होता है कि ये सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्मेशन चेंज अडॉप्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या नहीं, ठीक है। और उसकी पूरी जिम्मेदारी भी वही लीडर्स की रहती है कि उनको वो काम करा के लेना है, ठीक है। जो लीडर्स है उनको वो चेंज अडॉप्ट करवा के लेना है पॉजिटिवली, और वो चेंज अपने स्टाफ ने अडॉप्ट करके उनसे काम करवा के लेना है, नया ट्रांसफॉर्मेशन ला के। तो ये जिम्मेदारी किसकी है, ये ध्यान रखने की लीडर्स की, ठीक है। दे आर द वंस हु मस्ट अल्टीमेटली एंश्योर द सराउंडिंग ह्यूमनस्केप इज़ रेडी टू सपोर्ट वॉट एवर नीड्स टू हैपन। चाहे कुछ भी हो जाए, उनका स्टाफ उनको सपोर्ट करे और पॉजिटिवली सब चेंज अडॉप्ट करके बिजनेस में ग्रोथ लाने में हेल्प कर सके। Regardless of how leaders may contribute to the problem, dysfunctional installation takes place when correct business solutions are inserted into human landscapes that have not been properly prepared to provide necessary support. When this happens, initiatives offer little more than temporary, superficial relief from whatever symptoms the organization was trying to resolve. तो समझिए इसका मतलब क्या है। जब कुछ प्रॉब्लम होता है, ठीक है, जैसे कि सिचुएशन के मतलब कुछ चेंजेस लाने के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है एडॉप्शन के अंदर, ठीक है, डिसफंक्शनल इंस्टॉलेशन में कुछ डिसफंक्शनिंग आ गया, कुछ भी मतलब बिजनेस सॉल्यूशंस में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो वो केस में जो सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है ना, उस टाइम पे डिसीजन लेने की कि क्या डिसीजन लिया जाए। जैसे कि कुछ इंस्टॉलेशन हुआ, वो जो डिसफंक्शनल, वो ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो क्या करेक्ट बिजनेस सॉल्यूशन उस टाइम पे देना है ज़रूरी है, क्या डिसीजन लेना ज़रूरी है, ये किसका काम है, लीडर का। तो इसीलिए जब ऐसी कोई चीज़ होती है ना, तो थोड़ा एक्स्ट्रा वो केस में लीडर को अलर्ट रहना ज़रूरी है, ठीक है। और क्या होता है, अगर वहाँ पे जो लीडर है उन्होंने ठीक से ध्यान नहीं दिया, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, जो नया चेंज है, कुछ एक्स्ट्रा ट्रांसफॉर्मेशन जो हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ला रहे हैं ना, जो कि एम्प्लॉयज़ लर्न कर रहे हैं, उस पे बीच में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है और लीडर्स उसको ठीक से सॉल्व नहीं कर पाते, तो हो सकता है कि वो पूरा चेंज वाला प्रोसेस फेल हो जाए। एंड अंडर सच सर्कमस्टेंस द प्रॉमिस्ड ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैन नॉट बी फुलफिल्ड। मतलब लीडर्स ही तो प्रॉमिस करते हैं ना, सीनियर मैनेजर्स, टॉप मैनेजमेंट को, कि हाँ हम ये चेंज ला के देंगे और इतना आपको रिटर्न मिल जाएगा ये ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से, बिजनेस में, कंपनी में। द मैक्सिमम रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट एंड फुल रियलाइजेशन ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू कैन ओनली बी अकम्प्लिश्ड बाय डिलीवरिंग द प्रोमिसेस मेड। तो जो प्रोमिसेस टॉप मैनेजमेंट या लीडर्स जिनका काम है, जिन्होंने जिम्मेदारी ली है चेंज लाने का सक्सेसफुली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर वो ठीक से वो अडॉप्ट करवाते हैं तो ही जो शेयर होल्डर्स है ना उनको मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा उनके इन्वेस्टमेंट पे, और जो भी वो वैल्यू एक्सपेक्ट करे उसको फुल रियलाइजेशन मिलेगा, मतलब उनको पूरा का पूरा प्रॉफिट रिटर्न मिलेगा अगर शेयर होल्डर उनका प्रॉमिस डिलीवर करते हैं, ठीक है, जो भी प्रॉमिस किया है वो सक्सेसफुली उसको अकम्प्लिश करते हैं। फुलफिलिंग दिस प्रोमिसेस इज अनलाइकली अनलेस द करस्पॉन्डिंग ह्यूमन लैंडस्केप हैव बीन प्रॉपरली एड्रेस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें इतना ही समझ में आया कि जो ह्यूमन लैंडस्केप है ना, उसको समझना, उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है।
ह्यूमन लैंडस्केप मतलब क्या है कि अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ चेंज लाना है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के अंदर हो, चाहे वो वर्क कल्चर के अंदर हो, चाहे वो वर्किंग स्ट्रक्चर के अंदर हो, चाहे काम करने का तरीका, कुछ सॉफ्टवेयर्स, हार्डवेयर्स, एवरीथिंग, तो वो केस में आपको वहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ का पॉजिटिव रिस्पॉन्स, पॉजिटिव एडाप्शन फॉर द चेंज होना ज़रूरी है। ये जिम्मेदारी किसकी है? लीडर्स की, जो कि ये चेंज लाने का डिसीजन लेते हैं और चेंज को सक्सेसफुली एम्प्लॉयज़ के अंदर, स्टाफ के अंदर अडॉप्ट करने की जिम्मेदारी जिनको दी जाती है, ठीक है। और अगर आप ये चीज़ों का ध्यान बिना रखे हुए काम करते हो, चेंज लाना है और एम्प्लॉयज़ का जो ह्यूमन परसेप्शन है, अजम्पशंस है, बिलीफ्स है, वैल्यूज़ है, उसको फोकस ना करके आप ज़बरदस्ती अगर चेंज लाने का कोशिश करते हो तो क्या होगा? एम्प्लॉयज़ रेजिस्ट करेंगे और सक्सेसफुली आप ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ला पाओगे, लॉस ही होगा, ठीक है। आई होप आपको ये ठीक से समझ में आया कि ह्यूमन लैंडस्केप वाला टॉपिक है क्या, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट लीडर्स नीड टू नो। तो अभी ये सब चीज़ें हैं कि लीडर्स ने क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। तो अभी आगे देखते हैं कि लीडर्स को क्या चीज़ें पता होना ज़रूरी है। लीडर्स डू नॉट नीड टू डीप एक्सपर्टाइज इन साइकोलॉजी ऑफ चेंज टू डील विद ह्यूमन लैंडस्केप issues, but a solid working understanding of human dynamics involved is essential. The problem is that many executives are not predisposed to focus on the people aspect of their work environment at all, and those who are intended often lack the knowledge of how human landscape operate and how influence them, ठीक है। तो क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि जो लीडर्स हैं उनको डीप एक्सपर्टाइज होना ज़रूरी है ह्यूमन साइकोलॉजी में, ताकि वो ये ह्यूमन लैंडस्केप वाले इशू जो है कि उनके एम्प्लॉय जो काम करने वाले हैं उनके बीच में कैसे वो चेंज अडॉप्ट किया जाए। लेकिन सिर्फ ज़रूरी है कि अंडरस्टैंड करना कि वो कौन से पॉइंट्स पे अपना ओपिनियन बनाएं, ठीक है। फॉर चेंज प्रोमिसेस टू बी रियलाइज रादर देन इंस्टॉल्ड, लीडर्स नीड टू नो इनफ about how key transitions unfold to provide proper guidance to their organization. Human landscape readiness involves 4 critical elements, ठीक है। तो लीडर्स को क्या क्या चीज़ें समझना ज़रूरी है ताकि वो ठीक से उनको गाइडेंस मिले और वो चेंज अडॉप्ट करे, ठीक है। तो 4 अलग अलग क्रिटिकल एलिमेंट्स पे उनको समझना ज़रूरी है। तो देखते हैं वो कौन से 4 क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं। The status of these elements reflects people predisposition towards realization success. Sponsors, पहला element है sponsors. The management structure responsible for ensuring that initiatives are applied appropriately. ठीक है, तो जो भी चेंज लाना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो मैनेजमेंट जो है, जो ये चेंज लाने का प्लान कर रहा है, उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंश्योर करना कि सक्सेसफुली ये चेंज अचीव किया जा सके, अप्लाई किया जा सके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। दूसरा है कैपेसिटी, द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज एंड पीपल नीड टू अडॉप्ट द डिज़ायर्ड चेंज, ठीक है। तो जो भी रिसोर्सेज और लोग ये चेंज अडॉप्ट करने वाले हैं, क्या वो उसके लिए रेडी है, क्या उसके लिए वो पॉजिटिव है, ठीक है, उनकी कैपेसिटी है क्या ये अडॉप्ट करने की। फिर तीसरा है कल्चर, द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्राउंड रूल्स फॉर हाउ थिंग्स आर रियली डन ऑन डे टू डे बेसिस। तो अभी करंटली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कल्चर है, वर्किंग कल्चर, उसके अंदर चाहे वो फॉर्मल वे में हो या इनफॉर्मल ग्राउंड्स पे हो, कैसे डे टू डे बेसिस पे वो चेंज को लाने के लिए इनिशिएटिव्स देना, क्या क्या इनिशिएटिव लेना ज़रूरी है। और फोर्थ है टारगेट्स, द पीपल हुम इनिशिएटिव्स आर इंटेंडेड टू इन्फ्लुएंस। तो एग्जैक्टली कौन से लोगों पे ये नए इनिशिएटिव हम टारगेट कर रहे हैं कि उनको ये अचीव करनी है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स पे लीडर्स को समझना ज़रूरी है कि कैसे वर्क करना है। पहला स्पॉन्सर्स, दूसरा है कैपेसिटी, तीसरा है कल्चर और चौथा है टारगेट। स्पॉन्सर्स मतलब स्पॉन्सर्स को पता चलना ज़रूरी होना चाहिए, पता होना कि कैसे उसको एफिशिएंटली अप्लाई किया जा सके। कैपेसिटी मतलब कौन से रिसोर्सेज की और जो पीपल उसको अडॉप्ट करने वाले उनकी कैपेसिटी है क्या वो चेंज अडॉप्ट करने के। फिर कल्चर मतलब अभी ऑर्गेनाइजेशन में डे टू डे जो वर्क एक्टिविटी चल रही है, वर्किंग कल्चर है, उसमें कैसे चेंज लाया जाए, क्या क्या स्टेप्स पे चेंज लाया जाए ताकि उसको सक्सेसफुली
अचीव किया जा सके चेंज को, और चौथा है टारगेट्स, कौन से लोगों पे वो टारगेटेड है, कौन से एम्प्लॉयज़ को एग्जैक्टली एक्चुअली फोकस करना है कि उनको चेंज अडॉप्ट करना है, ठीक है। Creating the proper readiness around important initiatives requires that following 4 questions be asked and the necessary actions taken to ensure that key people are adequately prepared to absorb the changes being introduced. तो आगे के 4 क्वेश्चन पूछना ज़रूरी है ये 4 फैक्टर्स के लिए। द क्रिटिकल क्वेश्चंस आर, पहला है स्पॉन्सरशिप वाला। स्पॉन्सरशिप, टू व्हाट एक्सटेंट द अप्रोप्रिएट लीडर्स, मैनेजर्स और सुपरवाइजर अनविलिंग और अनेबल टू प्रोवाइड द लेवल ऑफ कमिटमेंट नीडेड टू सस्टेन द प्रोजेक्ट। तो ये एक तरीके के ना नेगेटिव क्वेश्चन है, क्रिटिकल क्वेश्चन है, ताकि कौन से केस में ये जो चेंज लाने का जो प्रोसीजर है ना वो फेल हो सकता है। तो क्या क्या क्वेश्चंस आपको पूछने चाहिए, देखो क्रिटिकल क्वेश्चन है ना, नेगेटिव क्वेश्चन है, तो कौन से एक्सटेंट तक जो लीडर्स है, मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स है वो विलिंग नहीं है चेंज लाने के लिए, वो कमिटेड नहीं है। दूसरा है कैपेसिटी, टू व्हाट एक्सटेंट डू यूजर्स लैक द इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और फिजिकल रिसोर्सेज नीडेड टू एडजस्ट द चेंजेस रिक्वायर्ड बाय इनिशिएटिव, ठीक है। तो क्या इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और फिजिकल रिसोर्सेज एम्प्लॉयज़ के पास होना ज़रूरी है, क्या उनका इंटेलेक्ट होना ज़रूरी है ताकि वो चेंज को अडॉप्ट कर सके। तीसरा है कल्चर के बेस, टू व्हाट एक्सटेंट डू बिहेवियर्स, बिलीव्स एंड अजम्पशंस नेसेसरी टू अचीव द गोल्स डू चेंज डिफर फ्रॉम दोज दैट आर करेंटली शेयर्ड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो क्या बिहेवियर होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन, क्या बिलीव्स और क्या अजम्पशंस होने चाहिए एम्प्लॉयज़ के बीच में ताकि वो गोल को अचीव सक्सेसफुली कर सके। एंड रेजिस्टेंस, टू व्हाट एक्सटेंट द वेरियस स्टेक होल्डर्स एग्जिबिटिंग ओवर्ट और कवर्ट रिलक्टेंस टू सपोर्ट द एफर्ट, ठीक है। तो किस हद तक वो रेजिस्ट कर सकते हैं अलग अलग स्टेक होल्डर्स, चाहे वो लीडर्स हो चाहे वो एम्प्लॉयज़ हो, जो वो जिनको वो चेंज अडॉप्ट करना है, क्या हद तक वो उसको रेजिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 क्रिटिकल क्वेश्चन पूछना ज़रूरी होता है लीडर्स को, टॉप मैनेजमेंट को चेंज लाने से पहले, ताकि इन पे वो काम करके बाद में ही सॉल्यूशन लाके सक्सेसफुली वो चेंज अडॉप्ट कर सके, ठीक है। The challenge facing leaders today is delivering on commitments they make when announcing critical changes, ठीक है। तो अभी लीडर्स क्या चैलेंज फेस कर रहे हैं जब ये चेंजेस लाने के लिए वो ट्राई कर रहे हैं। इंस्टॉलेशन ऑफ चेंज इज सेल्डम इन जोपार्डी, इट इज़ रियलाइजेशन ऑफ द प्रॉमिस टू शेयर होल्डर्स दैट इज़ टिपिकली एट रिस्क। तो इंस्टॉलेशन इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन उन्होंने जो शेयर होल्डर्स है जिनका इन्वेस्टमेंट है बिजनेस के अंदर, कंपनी के अंदर, उनको जो प्रॉमिस किया है ना कि हम सक्सेसफुली चेंज लाएंगे, रियलाइजेशन मतलब कंप्लीट करेंगे, वही रिस्क में होता है अगर वो सक्सेसफुली चेंज अडॉप्ट नहीं किया तो। फुलफिलमेंट ऑफ दीज प्रोमिसेस इज पॉसिबल ओनली इफ लीडर्स आर केयरफुल टू लिमिट देयर इनिशिएटिव टू दोज दे आर सीरियस अबाउट इम्प्लीमेंटिंग। फॉर ईच ऑफ दिस बिजनेस imperatives they must require proper preparation of human landscape as a non-negotiable part of the rollout strategies being formulated। तो ये चैलेंज जो है सक्सेसफुली उसको फेस करके चेंज लाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए ज़रूरी होता है जो ह्यूमन लैंडस्केप वाला पार्ट है ना उसको फोकस करो और उस पर सीरियसली काम करके उस पर सॉल्यूशन लाओ। नॉन नेगोशिएबल पार्ट ऑफ रोल आउट स्ट्रैटेजी, मतलब ये नेगोशिएबल हो ही नहीं सकता, यहाँ पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा लीडर्स के सामने, उनको विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग हर एक फैक्टर पे फोकस करके उसका सॉल्यूशन लाना पड़ेगा। नहीं तो अगर एम्प्लॉय ही उसको, स्टेक होल्डर्स ही उसको जो भी काम करे चेंज पे उसको पॉजिटिवली अडॉप्ट करके काम नहीं करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन होके बिजनेस का ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है। One needs to have real understanding in depth and detail of specific social arrangement that will be sustained and strengthened by change. For this, you need to know intuitively that how change will affect complex social arrangement in human landscapes. Participative management of change may be an answer as then people will implement agreed change. ठीक है, तो रियल अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, आप डेप्थ में डिटेल में समझो कि क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सोशल अरेंजमेंट है, कैसे चेंज लाया जाए और उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, कैसे एम्प्लॉयज़ के इंट्यूशंस को आप समझोगे,
कैसे कॉम्प्लेक्स ह्यूमन लैंडस्केप वाले फैक्टर्स है उनसे डील करके आप फोकस करोगे, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट पे फोकस करोगे, ठीक है। मतलब अगर चेंज है तो उसमें एम्प्लॉय खुद से पॉजिटिवली अगर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो ऐसे कुछ इनिशिएटिव लाओ, ठीक है, जिससे वो आसानी से एग्री हो जाए चेंज को अडॉप्ट करने के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ पॉइंट्स जो लीडर्स को पता होने चाहिए, द थिंग्स लीडर्स नीड टू नो और लीडर्स नीड टू फॉलो इन ऑर्डर टू सक्सेसफुली अडॉप्ट चेंज ट्रांसफॉर्मेशन इनसाइड द कंपनी, इनसाइड द बिजनेस, इनसाइड द एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो अभी ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सब इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, चाहे वो ह्यूमन साइकोलॉजिकल हो, चाहे वो एम्प्लॉयज़ का कल्चर हो, उनका बिहेवियर हो, एवरीथिंग हम अभी बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज़ लर्निंग थ्योरी, ठीक है, जो एक्चुअली ये चैप्टर का क्रक्स है, जहाँ से इस टाइम क्वेश्चंस आए थे काफ़ी सारे और आपके अपकमिंग एग्जाम में भी आएंगे। लर्निंग थ्योरी क्या होता है, लर्निंग प्रोसेस क्या होता है, मार्क दिस एज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक हम पढ़ेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आज का वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे और यहाँ से आगे सभी इंपॉर्टेंट थिंग्स हम करेंगे। सो बने रहिएगा हमारे चैनल पे, आपके मैक्सिमम दोस्तों के साथ ये वीडियोस शेयर कीजिएगा जो भी CIIB के एग्ज़ाम देने वाले हैं, ताकि सभी को हेल्प हो सके। और स्टूडेंट्स आपका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा हमें कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपका हर एक कमेंट, हर एक फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। कुछ डाउट रहेगा तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।